पूरे देश की निगाहें इस वक्त देश में होने जा रहे चुनाव पर लगी हुई हैं। सारे वोटरों के बीच एक बात की चर्चा है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी एनडीए को 400 पार करा ले जाएंगे या 300 पर ही फंस जाएंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने गढ़ बचा पाएंगे या हार जाएंगे। दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल खाता खोल पाएंगे। बीजेपी ने 2 लिस्टों में जिन 267 उम्मीदवारों पर दांव खेला है उनमें क्या 100% लोग जीतेंगे। कांग्रेस ने अब तक जिन 82 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया है क्या वो सभी जीतने के काबिल हैं। छिंदवाड़ा और रायबरेली जैसे गढ़ भी क्या कांग्रेस पार्टी इस बार हारेगी। देश की हॉट सीट्स का रिजल्ट क्या होगा। दिल्ली, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों में चुनाव का धर्म कांटा किस ओर झुका हुआ दिखाई देता है। 24 की चुनावी लड़ाई में कितने वीआईपी संसद पहुंचेंगे और कितने हार जाएंगे। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे क्या इशारा कर रहा है, आज हम आपको बताएंगे। देश की कुछ चुनिंदा वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल आप लगातार इंडिया टीवी पर एक क्रम में एक सीरीज में देख रहे हैं, ओपिनियन पोल्स का सिलसिला। और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के तमाम राज्यों की वीआईपी सीट्स का सर्वे आखिर क्या कह रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो दिल्ली से लड़ रहे हो, राजस्थान से लड़ रहे हो, यूपी से लड़ रहे हो, हरियाणा से लड़ रहे हो, कर्नाटक या तेलंगाना से लड़ रहे हो, अपनी अपनी सीट बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं मेहमानों से आपको मिलवा दूं। सबसे पहले भावेश झा सीएनएक्स से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। भावेश, बहुत स्वागत है आपका और आपकी मदद हमें आज चाहिए होगी इन सीटों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और हर्षवर्धन जी, आप जानते ही हैं चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है, तो आज इनसे समझेंगे कि आखिर इन सारी सीट्स की खासियत क्या है और बीजेपी, कांग्रेस, आप इन पार्टीज ने अपने ये उम्मीदवार किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर तय किए। तो आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटें जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं तो हमको जरा बताइएगा। सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खास तौर पर महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान में। नाम 3 राज्यों के ले रहा हूं, लेकिन इन 3 राज्यों में तो उनकी जबरदस्त पकड़ है ही। इसके अलावा देश की पूरी राजनीति पर आप उनको रोज हमारे प्रोग्राम में सुनते भी हैं। तो चाहिए शुरुआत हम लोग दिल्ली से करते हैं। दिल्ली की जिस पहली सीट का सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सीट है पूर्वी दिल्ली की सीट। आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 2 चुनावों में, यानी 2014 और 2019 का चुनाव क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार हम जो सीट आज देख रहे हैं, इस पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, क्योंकि दिल्ली में उन दोनों का समझौता है, सीटों का बंटवारा हुआ है, 4 सीट आम आदमी पार्टी, 3 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो आखिर इन खास सीटों पर दिल्ली में क्या ये जो क्रम सीक्वल जो हम देखते आए 2014-2019 का, बीजेपी की क्लीन स्वीप का, इस क्रम को क्या कांग्रेस आप मिलकर समझौता करने के बाद भी तोड़ पा रहे हैं। तो आइए पूर्वी दिल्ली से हम लोग शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली की वीआईपी सीट में पहली सीट आपके सामने आ रही है, पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली की सीट पर आपको बता दें, हर्ष मल्होत्रा आम आदमी पार्टी से इस बार चुनाव, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने उतारा है अपने विधायक कुलदीप कुमार को। तेज तर्रार नेता हैं कुलदीप कुमार। हर्ष मल्होत्रा ने गौतम गंभीर की जगह ली है। जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर 2019 का चुनाव यहां से लड़े थे। और पूर्वी दिल्ली के इस लड़ाई में, इस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरा चुनाव जीत सकती है। यह हमारा इंडिया टीवी का और सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है। भावेश, हर्ष मल्होत्रा बनाम कुलदीप कुमार। देखिए, हर्ष मल्होत्रा बीजेपी की स्टेट यूनिट जो है उसके जनरल सेक्रेटरी है। बहुत कद्दावर नेता माना, बहुत ग्रास रूट लेवल के। बीजेपी ने इस बार बहुत ही स्मार्टली प्ले किया कि उन्होंने बड़े बड़े जो फेस होते थे उनको हटा के वो जो स्टेट लीडरशिप को मौका दिया। लगभग सारों सीटों पे आप देखेंगे तो जो दिल्ली यूनिट के लिए उनके लिए काम कर रहे थे उनको दिया। उसमें हर्ष मल्होत्रा पहले इस दिल्ली के मेयर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जिसके वजह से उनको ये प्राइज दिया गया। पहले ही आपको पता है कि गौतम गंभीर भी हालांकि वहाँ पे अच्छा काम कर रहे थे, पर चूंकि उनका स्टेट यूनिट ऑफ जो इस दिल्ली के थे उनके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं, तो उनका वहाँ पे विरोध हो रहा था। पॉलिटिकल पर्सन शायद बन ही नहीं पाए थे। बिल्कुल, वो हालांकि काम अच्छा करे, इसमें नो डाउट। उनके बारे में फीडबैक लगातार अच्छा मिल रहा था, लेकिन चूंकि वो स्टेट जो यूनिट है वहां पे, जो डिस्ट्रिक्ट जो बीजेपी के वहां पे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं था, तो वो नेता नहीं बन पाए, बीजेपी के साथ घुल मिल पाए। हर्ष स्टेट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी है, इसलिए बीजेपी और हर्ष मल्होत्रा चुनाव जीतेंगे, आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? कोई बड़ी मुश्किल नहीं है उनके लिए। हर्षवर्धन जी,
नहीं, इसमें बहुत कोई संदेह नहीं दिखता। हालांकि एक बात मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ प्रत्याशी का चयन बहुत अच्छा किया है। कुलदीप कुमार बड़े जुझारू नेता हैं, विधायक हैं, और वो अपनी कम्युनिटी और अपने हम्बल बैकग्राउंड को भी अक्सर इसको कहते हैं ना कि एक बैज की तरह वो पेश करते हैं। और अभी हाल में उन्होंने बताया कि उनके पिता अभी भी जो काम करते थे वही काम करते चले आ रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने बैकग्राउंड को लेकर। लेकिन जो अभी भावेश कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती थी। और अगर आपके पास ताकत है, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास ताकत है तो आप अपना कैडर मजबूत कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके लिए सुबह से शाम तक लगा हुआ है उसको सांसद विधायक बना दीजिए, क्योंकि सेलिब्रिटी को आप उन सीटों पर उतारिए जहां आपको लगता है कि यहां थोड़ा मामला कमजोर होगा। वैसे भी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मैं बार बार कहता हूं कि बहुत अर्बन कैरेक्टर है इन सभी सीटों का। तो पहले भले जमुना पार था, लेकिन अब तो पूरी दिल्ली एक तरह से अच्छी सीटों में। आप हर्ष मल्होत्रा के चयन से खुश, संतुष्ट हैं? बेहतर पार्टी के तौर पर बेहतर चयन है। और इस लड़ाई में हर्ष मल्होत्रा जीत रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अभी तक तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका। दूसरी दिल्ली की सीट आपके सामने रख रहा हूं जिसका सर्वे हम लोगों ने किया है, और यह सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट, उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीट है। बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को उतारा है इस सीट से। योगेंद्र चंदौलिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा हर्ष मल्होत्रा, वो भी इसी बैकग्राउंड से आए थे। हंसराज हंस की जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको उतारा, और इनके पास भी संगठन में काम करने का मौका है। और इनकी टक्कर किसके सामने होने वाली है अभी ये जो है तय नहीं हो पाया है। योगेंद्र चंदौलिया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस सर्वे के अंदर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल लेगी। योगेंद्र चंदौलिया का वैसे तो छोटी सी पृष्ठभूमि जो मैंने आपको बताई है। प्रोफेसर साहब, देखिए, योगेंद्र चंदौलिया जैसे हर्ष मल्होत्रा जी के लिए कहा, मैं कहूँगा कि योगेंद्र चंदौलिया जो है ग्रास रूट के वर्कर माने जाते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका बहुत गहरा लगाव है। शाखा के से निकले हुए हैं, और बहुत जमीन पर ये शायद सबसे अहम क्वालिफिकेशन है इनकी। नहीं, इसे अहम क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन एक क्वालिफिकेशन ये हो जाता है कि संघ के साथ जुड़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप उनके कार्यकर्ताओं तक आपको कई ऐसी रचनात्मक गतिविधियां सालों भर चलती रहती हैं। सो आप कार्यकर्ताओं के बीच में आपकी पहचान पहले से बनी हुई रहती है। जैसे गौतम गंभीर को आप बाहर से उतार देते हैं तो वो ऊपर से टपका पैराशूटेड कैंडिडेट होते हैं, वैसे ही हंसराज हंस जो है वो बाहर से उनके। ये दोनों आपको पैराशूटेड लगते थे? मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत खुल करके मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों पैराशूटेड थे, और वो कभी भी तारतम्य नहीं बना पाए कार्यकर्ताओं के साथ, मिक्स नहीं कर पाए कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक है, उन्होंने, गौतम गंभीर ने बहुत सारी चीजें चलाई, खासकर से भोजनालय वगैरह जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप मेरे पास पैसे हैं, अंबानी है, तो हमने एक खोल दिया और उससे आपको लाभ फायदे हो रहे हैं। कोई भी पार्टी अगर लेकिन किसी पॉलिटिकल वर्कर को उतारती है तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उड़ीसा में एक व्यक्ति जो 20 साल से काम कर रहा है, ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहा है, वो एकाएक कहीं नहीं है, तब एकाएक जो है वो आ जाता है कि वो कैंडिडेट। सीटें बहुत सारी हैं, जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा आगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये सिर्फ आपको उड़ीसा में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक अभी मैं देख रहा था, कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जो कल तक माना जाता था कि ये जो पॉलिटिक्स है वो बड़े एक पारिवारिक और खानदानी लोगों की ये जो जमीन है, बस उतना ही है, से जुड़े वो मुझे लगता है कि दिल्ली की दो खास सीटों की बात हमने की है, लेकिन दिल्ली की सातों सीटों सर्वे जो है वो भावेश आपको बताएंगे। इस बार तीसरी बार भी बीजेपी जीतने जा रही है आपके सर्वे के मुताबिक? बिल्कुल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी के लिए। वैसे जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे जो है जितने भी वोटर्स है वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट हैं। जैसे 2004-2009 में भी यदि कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के लिए उन्होंने यहाँ पे वोट किया गया था। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मोमेंटम बीजेपी के साथ है। यहाँ के जो वोटर का जो एक तरह का मिजाज भी है वो सेंटर पॉलिटिक्स से तो ज्यादा। दिल्ली भाजपा एक बार फिर स्वीप करेगी। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत सकती है। आइए हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की 10 सीटों की। और हरियाणा की राजनीति में तो अचानक उबाल आ गया है, जैसे वहां पर चीफ मिनिस्टर बदले और मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट मिला है। और आइए तो मेरे सबसे पहले हम जो बात कर लें, ये 10 की 10 सीटों का ये सर्वे क्या बताता है हमारा इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे। 10 की 10 सीटें बीजेपी इस बार निकालती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की तरह हरियाणा एक बार फिर बीजेपी स्वीप करेगी, ये इंडिया टीवी
और CNX के सर्वे का अनुमान है। अब इन 10 सीटों में से कुछ चुनिंदा सीटों पर आइए बात करते हैं। करनाल की सीट, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सीट उनकी करनाल दी गई है उनको, और उन्होंने बगैर पलक झपके जिस शालीनता के साथ अपने पद से इस्तीफा दिया, अपने एक कलीग को कमान सौंपी, उनकी तारीफ में बातें कही और ये भी कहा कि मैं जिस सीट से विधानसभा लड़ता था वो विधानसभा भी मैं इनको देता हूं और पार्टी मुझे अब जो भी काम देगी मैं वो करूंगा। और करनाल से उनको टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी ने इनके लिए केंद्र में कोई बड़ी भूमिका तय कर रखी है। मनोहर लाल खट्टर जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं करनाल से, लेकिन पहली सीट जो है करनाल की बात हम लोग कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया और करनाल की सीट भी वो निकाल रहे हैं आसानी से। इनके सामने अभी जो प्रतिद्वंदी होगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन करनाल की सीट मनोहर लाल खट्टर जैसा उम्मीदवार और सीट भाजपा निकाल रही है। समीर जागौंकर साहब, निश्चित रूप से खट्टर साहब बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रहे 9 साल तक। संजय भाटिया का टिकट कट गया। संजय भाटिया ने भी बहुत अच्छा काम करनाल के अंदर किया, वहां से जो खबर आ रही है। और मुझे लगता है कि खट्टर साहब हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर अगर लड़ते तो जीत जाते, उनका जिस हिसाब से काम था। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत थे, पिछले बार 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी करनाल सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतने में। खट्टर साहब बड़े अच्छे मार्जिन से करनाल सीट जीतेंगे। ठीक है सर। दूसरी सीट मैं आपके सामने सिरसा की सीट रख रहा हूं, रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर सिरसा की सीट पर उतारे गए। अब अशोक तंवर साहब का बैकग्राउंड बड़ा मजेदार है। अशोक तंवर मैं आपको बता दूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी में आए हैं, और पूर्व आईएएस सुनीता दुग्गल जो यहाँ की सिटिंग एमपी थी, उनकी जगह अशोक तंवर को जो है वो उतार दिया गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक बार फिर कुछ दिन जननायक जनता पार्टी में भी रहे थे। अच्छा, जेजेपी भी घूम के आए। नहीं, इनके पास जिम्मा था कि ये कांग्रेस के साथ बातचीत करके सीट बढ़िया से तय करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो उन्होंने सीट अपनी चुन ली और भाजपा में चले गए। लेकिन एक चीज जो अभी प्रोफेसर संगीत रागी जी कह रहे थे, तो आपने कहा संघ से जुड़े होने का क्या है, तो खट्टर साहब का उदाहरण देखिए। संघ के प्रचारक हैं, एक क्षण नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने कुर्सी सौंप दी। नायब सिंह सैनी को देखिए, संघ का बैकग्राउंड रहा है, कोई उनको एक क्षण नहीं लगा। और अनिल विज को देखिए, उनका भी संघ का बैकग्राउंड रहा है, विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े रहे, तो कहे गुस्सा भी होंगे तो भक्त हैं भाजपा के। ये आपको कांग्रेस में नहीं मिलता, ये आपको दूसरी पार्टियों में नहीं मिलता। अभी आपने अनिल विज का जिक्र किया तो माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। उनके बारे में खट्टर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया, इनका स्वभाव है, ये छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, हम मना लेंगे। यही कह रहा हूं। और जब ये आपको कॉन्फिडेंस होता है, और देखिए करनाल तो वैसे भी हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां से रहा है, इतने लंबे समय तक वहां काम हुआ है, और वो वैसे भी संघ के लिहाज से और जिसको कहते हैं कि गैर जाट समीकरण के लिहाज से बहुत मजबूत सीट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अशोक तंवर की बात करते हैं, उनका अपना एक बैकग्राउंड है, जब भाजपा के साथ आते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं। सुनील सूर्यवंशी जी, दिल्ली और हरियाणा दोनों स्वीप कर रहे हैं, दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है नतीजा इससे कुछ अलग भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाकी पैनलिस्ट ने, मेरे ख्याल से उनको नॉर्थ की ज़्यादा जानकारी है, तो उन्होंने जिस तरीके से विवरण किया कि वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, जो डेवलपमेंट बीजेपी ने की है, तो वो मेरे ख्याल से बीजेपी के पक्ष में जाएगी और उनका नतीजा। और मुझे सबसे बड़ा फैक्टर इसमें लगता है नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये सबसे मेजर फैक्टर है, क्योंकि हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों की पसंद रहती है। मेरे ख्याल से कैंडिडेट मायने रखता है, लेकिन इतना नहीं रखता जो कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से कैंडिडेट बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी और गांधी फैमिली के है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मजबूत रहेगा कैंडिडेट कांग्रेस का और अपोजिशन का, तो सीट फाइट में आ सकती है, लेकिन कैंडिडेट नहीं रहेगा। तो वहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सुधीर जी जो आप कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी और हम लोग बात करें। आपने कहा कि बीजेपी से जिसको टिकट मिल गया वो व्यक्ति अच्छा हो, जुझारू हो, अपने आप में कोई अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का जब चेहरा लगा हुआ है तो उसका आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही बन गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार को ज्यादा लोड लेना पड़ता है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव निकालने के लिए। सुधीर जी। यस, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो गांधी फैमिली का जो ब्रांड था वो थोड़ा डिमिनिश हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हो, अभी जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, वो मेकओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो मेकओवर कितना सक्सेस होता है वो देखने वाली बात है। पिछले दिनों में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए
तेलंगाना छोड़ के बाकी जो नॉर्थ के जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, वहां पे कांग्रेस की हार हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं, याद लेकिन होगा अभी जब आपने मध्य जो बात प्रदेश की में राहुल इलेक्शन गांधी को हुआ लेकर था, के कि राहुल राजस्थान गांधी में की इलेक्शन न्याय हुआ यात्रा था। से मेकओवर होगा, हमें तो सुना था मेकओवर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से हो चुका है, अभी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होना है मेकओवर। देखिए एक बात बताएं, नहीं कई बार भारत ये जोड़ो प्रोफेसर यात्रा साहब से से उन्होंने सर, मेरा नींव सवाल रखी प्रोफेसर थी। साहब से एक मिनट। नींव रखने के बाद में कई बार एक छठे क्लास 7वें क्लास में एक हम लोगों को मैथमेटिक्स दिया था। एक व्यक्ति जो है, अब वो नहीं कहेंगे कि वो बांस की बल्ली चढ़ने के लिए 6 फुट जाता है, 3 फुट नीचे आ जाता है। फिर वो था कि 50 फुट बांस को कितनी छलांग में वो पकड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि हर बार वो मेकओवर करने की बात उनकी की जाती है। पिछले 20 साल से उनके बारे में ये बात की, और पिछली दफा तो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि वो एकदम बदल गए हैं, मैं बदला हुआ हूं, मतलब कोई नया पुनर्जन्म हो गया हो। लेकिन फिर राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कर राहुल गांधी को मार दिया था। नहीं बोल सकते, मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है, नया राहुल गांधी ने मार दिया था, वो तो लेकिन खैर कुछ न कुछ वो ऐसी गलती करते हैं। आप देखिएगा, आप देखिए, मतलब कांग्रेस अपने राजनीतिक यात्रा के सबसे कठिनतम दौर से आज के दिन में गुजर रहा है। 23 सीटें पिछली बार कांग्रेस को केरल और पंजाब से आई थी। 53 में से ये 23 हटा दें, एक और स्टेट जोड़ दें, तो 22 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। उस समय कांग्रेस का तथाकथित नायक युवराज, कांग्रेस के तो नायक हैं इसमें, नायक वो यात्रा निकाल रहे हैं, उनके एक एक लोग सिपाही गिरते जा रहे हैं। कोई ना कोई रोज प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा में ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई आना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक 13वीं की तैयारी कर रहे हैं। अरे सर, उनके मैं कह रहा हूं, ये गंभीरता से कह रहा हूं, जब उनको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए थी सीटों के समायोजन के लिए। देखिए, राहुल गांधी ही वो पोल हैं जिसके इर्द गिर्द पूरे कांग्रेस की राजनीति घूमती है। उनके अब्सेंस में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। वो तो मैं अगली यात्रा सीट में भी बता देता हूं, उससे पता चल जाएगा क्या स्थिति हो गई है। गुड़गांव की सीट देख लीजिए आप जरा जल्दी से। बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह सिटिंग एमपी हैं, मंत्री हैं, 2 बार से जीतते आ रहे हैं वहां से सीट गुड़गांव। निकाल रहे हैं अपनी। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे यादवों का बहुत अच्छा खासा वोट है, और बीजेपी की जो पूरे हरियाणा में जो नॉन जाट की पॉलिटिक्स है, उसमें राव इंद्रजीत बहुत बड़े प्लेयर है, और उन्हें पूरे यादवों को पूरे गोलबंद किया है पूरे हरियाणा में, आप देखेंगे। बहरहाल, हम यदि सिरसा सीट की एक बार बात करें, अशोक तंवर एक बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे, बहुत कम वोटों से जीते थे। तो उनकी ये खासियत वहाँ पे कि बीजेपी के लिए वो बहुत सेफ सीट नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बीजेपी बिल्कुल 2014 में भी बीजेपी उस सीट से जो उनका अलायंस पार्टनर था उनको दिया था, वो सीट हार गई थी। INLD वहां अशोक तंवर के आने से लेकिन सेफ नहीं हुई। हो सकता है अशोक तंवर, मुझे नहीं लगता ये बहुत बेटर चॉइस है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बेटर चॉइस जो वहां पे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट थे वो ज्यादा। चलिए, एक फरीदाबाद की सीट भी दिखा दीजिए। कृष्णपाल गुर्जर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं कि 10 की 10 सीटें भाजपा जीत रही है। नहीं, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को बहुत मुश्किल नहीं है, और जिसको हम कहते हैं ना कि दिल्ली से एकदम सटी हुई सीट है, और जिस तरह का फरीदाबाद में इनका प्रभाव रहा है उसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती है। जो सामाजिक समीकरण है उसमें कृष्णपाल गुर्जर बहुत प्रभावी है। और एक बात जो अभी सुधीर जी कह रहे थे कि प्रत्याशी बढ़िया चुनना होता है, तो देखिए ना, उदित राज नरेंद्र मोदी के टिकट पर आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो सांसद बन जाते हैं। हंस सामने आते हैं, कांग्रेस के टिकट पे आते हैं, तो उदित राज पूर्व सांसद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उदाहरण समझना हो, चेहरा नहीं मायने रखता है, लेकिन चेहरे के साथ क्या अपनी ताकत है क्या। जब थोड़ी सी अपनी सेलिब्रिटी वैल्यू थी तो हंस 60% वोट पर पहुंच जाते हैं। तो ये फायदा पुराने जमाने में चाहे इंदिरा जी के, नेहरू जी के लैंप पोस्ट भी खड़ा हो जाए तो जीत जाता था। ठीक बात है, वही स्थिति हो गई क्या? हाँ, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग, जब भाजपा बहुत बुरे दौर में थी तो भी जो अर्बन सीट्स थी वहां बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन भाजपा वहां अपना कैडर खड़ा करती थी, वहां अपना कोई स्वयंसेवक खड़ा करती थी, वहां अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो अगले 10 साल 20 साल की राजनीति करता था। तो बीच में वो चीजें गड़बड़ भी हुई है कई जगह, अब वो कुछ हद तक ठीक होती है। दिल्ली हरियाणा भाजपा स्वीप करेगी, और हमने उनकी कुछ चुनिंदा सीटों की बात की। एमपी की बात करेंगे, 29 सीटों वाला मध्य प्रदेश, और पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी एक सीट छोड़कर सारी सीटें यहां से निकाल रही है, और वो एक सीट जो है वो छिंदवाड़ा की सीट है।
जहां से कमलनाथ है और उनके बेटे नकुलनाथ है। लेकिन इस बार हमारा सर्वे कह रहा है बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने वाली है, मतलब कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा भी हार सकती है। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ जो वहां से सांसद हैं, वो अपनी सीट हार सकते हैं इस बार, और बीजेपी सारी 29 सीटें जो हैं इस बार निकाल सकती है। अब इस पे मैं आइए शुरुआत हम लोग छिंदवाड़ा की सीट से ही करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, और छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ, कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा। एमपी में आप जाएंगे तो यही कहा जाता है वहां पर। बीजेपी ने एक बड़े दिलचस्प व्यक्ति को उतारा है मैदान से। इनका नाम है विवेक बंटी साहू। कौन है विवेक बंटी साहू, जिनका मुकाबला नकुलनाथ से होगा? विवेक बंटी साहू 2023 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। मतगणना में आखिरी राउंड में यह हारे थे, और छिंदवाड़ा में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। 7 साल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पकड़ है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी भी राजनीति छिंदवाड़ा के ही इर्द गिर्द घूमती रही है, छिंदवाड़ा में ही इनकी सारी कर्मभूमि रही है। अब ये तो महाराष्ट्र से लगता हुआ इलाका भी है। मैं चाहूंगा एक बार मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा भी अगर कांग्रेस हारती है तो क्या क्या संकेत है ये, सुधीर सूर्यवंशी जी? कांग्रेस जब छिंदवाड़ा हारती है तो मेरे ख्याल से जैसे राहुल गांधी अमेठी में हारे, तो उस तरीके से एक बड़ा संकेत कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी बात, आपने जो जिक्र किया कि महाराष्ट्र से लग के इलाका है छिंदवाड़ा हो, क्योंकि वहाँ के काफ़ी जो ट्रेडर लोग हैं, जो फार्मर लोग हैं, वो नागपुर वगैरह बेल्ट में खरीदारी के लिए, ट्रेडिंग के लिए आते हैं। मेरे ख्याल से उसका असर भी महाराष्ट्र के इलाके में देखने को मिलेगा। जो आने वाला जो समय रहेगा लोकसभा के इलेक्शन में, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी अलग तरीके से चल रही है। जैसे देश में जो नॉर्थ बेल्ट है उसमें जो चल रही है उसके हिसाब से थोड़ा अलग चल रही है। यहाँ पे लोकल इश्यूज और मराठी अस्मिता हो, बाकी इश्यूज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्थ बेल्ट में कांग्रेस का सफाया जैसे पहले भी हुआ है, अभी भी होने के चांसेस जैसे सर्वे बता रहे, और बीजेपी लगातार नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मेरे ख्याल से बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं, वैसे सर्वे बता रहे। तो वही मैं जो कह रहा था कि मोदी का ही चेहरा हर सीट पे इम्पोर्टेंट है, और जब कैंडिडेट बड़ा ताकतवर मिल जाता है तो एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है उनके लिए। कैंडिडेट नहीं भी हो तो इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा। आपने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर की राजनीति से थोड़ी अलग चल रही है, तो आइए अब हम लोग महाराष्ट्र की बात करेंगे। छिंदवाड़ा पर हम लोग अलग से बात करेंगे। छिंदवाड़ा पर एक लाइन हम छिंदवाड़ा को ब्रेक के बाद ले लेते हैं। ब्रेक के बाद छिंदवाड़ा से शुरू करेंगे और आप बात कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम महाराष्ट्र की सीटों की बात करेंगे। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं इस बार। अभी सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। महाराष्ट्र की जिन 2 सीटों पर लोगों की नजर है वो है पीयूष गोयल की सीट और नितिन गडकरी की नागपुर की सीट। पीयूष गोयल और नितिन गडकरी की इस चुनाव पर, उनकी सीट पर, इन दोनों के लोकसभा चुनाव इस बार लड़ने पर गडकरी साहब तो लड़ते रहे, पीयूष गोयल के लड़ने पर बात होगी। कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी, नकुलनाथ उनके बेटे जो सांसद हैं, वो अपना चुनाव हार रहे हैं। 1980 से लेकर लगातार, एक बार को बीच में छोड़ दीजिए तो कमलनाथ या उनका परिवार यहां से कभी नहीं हारा है, और इस बार चुनाव हार सकते हैं उनके बेटे नकुलनाथ। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी इस पर? नहीं, देखिए, इसमें मूल बात तो यह है कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी से और कोई प्रत्याशी होता तो उसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये सीट क्यों हार जाएंगे नकुलनाथ, जब कमलनाथ और नकुलनाथ अपना बोरिया बिस्तर लेके भाजपा के दरवाजे तक चले आए थे, लौटा दिए गए, तो छिंदवाड़ा के लोगों को भी तो वो बहुत साफ दिख रहा होगा ना जी। समीर चौगामकर साहब, विवेक बंटी साहू हैं बीजेपी के उम्मीदवार नकुलनाथ के सामने, हार रहे हैं नकुलनाथ? निश्चित रूप से हारेंगे। और सौरभ जी, आपके शो में मैंने कई बार कहा है कि छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट ऐसे उतारती है। बंटी साहू बहुत यंग है, संगठन का बहुत काम किया है, जमीनी स्तर पर बहुत काम किया और बहुत मिलनसार है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 सीटें थी जो राजा महाराजाओं के लिए जानी जाती है, एक छिंदवाड़ा और एक गुना। गुना के महाराजा ज्योतिराज सिंधिया 2019 में अपना गढ़ गवा चुके हैं, और छिंदवाड़ा भी एक राजा की मानी जाती थी। नकुलनाथ और कमलनाथ के जो 10 वर्ष थे पहले जनता से मिलते नहीं थे, और नकुलनाथ तो कहते थे कि मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा छिंदवाड़ा में। उनका ये अहंकार था वहां पर कमलनाथ परिवार का। हालांकि 1997 में वहां से सुंदरलाल पटवार जीत चुके, कमलनाथ एक बार हारे थे उपचुनाव के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां की जनता समझ गई है कि जो जनता के लिए काम करता है, जो जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, जो जनता के एक फोन पर उनके लिए उपलब्ध रह सके, ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहिए। और यही कारण है कि अब कमलनाथ का जो गढ़ रहा है, नकुलनाथ का गढ़, वह भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसके बाद जो दूसरे महाराजा वाली सीट पे है उस पर मैं आ रहा हूं, आपने जहां का जिक्र किया। प्रोफेसर साहब बोलना चाह रहे हैं छिंदवाड़ा पर कुछ? नहीं, मेरे हिस्से की बात जो है
वो हर्षवर्धन जी ने बोल दिया है। अच्छा। चूंकि छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश चुनाव के पश्चात मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक ढंग से मानसिक तौर पर बिखर गई है और एक प्रकार का जिस प्रकार से भगदड़ मचा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन में कांग्रेस पार्टी वहां की किसी भी लोकसभा सीट को संभाल पाने में सक्षम है। और ये पूरी खबर आ रही थी कि कमलनाथ नहीं लड़ना चाहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नहीं लड़ना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये मानसिक पराजय कांग्रेस पार्टी ने पहले ही वहां स्वीकार कर लिया। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतेंगे अपना चुनाव। फिलहाल राज्यसभा से आते हैं, मंत्री हैं केंद्र में ले, और उनका अपना इलाका है, जैसे घर होता है तो गुना उनका घर है। यहां से उनके पिता ने सारी राजनीति की, माधवराव सिंधिया ने, और वो अपना चुनाव आसानी से जीतेंगे या कोई मुश्किल है इसमें भावेश? नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। गुना के आसपास के पूरे जो अभी देखें असेंबली इलेक्शन में भी देखें, बीजेपी ने पूरी जो चंबल रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जैसा एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग मान के चले थे कि चंबल में बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ खूब मेहनत किया और बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता दिलाई है। बहरहाल छिंदवाड़ा की बात करें, देखिए 2018 में जिस तरह कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ, उसके बाद जो जिस तरह कमलनाथ की सरकार चली है, मैं पहले भी विधानसभा चुनाव हो रहा था उस टाइम भी कहता था, मैं अकेले व्यक्ति था जो कहता था बीजेपी वहां जीत के आ रही, बड़ी जीत के आ रही। तो उस टाइम जो कमलनाथ की जो सरकार चली थी, जिस वजह से उनकी सरकार गई, उसके बाद जितना उन्होंने खराब काम किया उसका नतीजा आप देखेंगे कि उनका खुद का गढ़ असेंबली में जितनी खराब कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुई और खुद का जो गढ़ अभी जाने पे तैयार है। अगली सीट विदिशा की सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को कोई आश्चर्य होगा कि वो अपना चुनाव जीत रहे हैं। पहले भी वहां से विदिशा से लड़ते रहे हैं। लड़कर के विदिशा बड़ा भारतीय जनता पार्टी का सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। अटल जी भी वहां से लड़ते रहे हैं चुनाव। जी ठीक। अब राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों जल्दी से। राजस्थान की 25 की 25 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी का जीत रही है। पिछली बार 24 सीट थी। हनुमान बेनीवाल वैसे तो उनके सहयोगी थे, लेकिन उस लिहाज से देखें तो एनडीए के पास 25 सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी सारी 25 सीटें अपने दम पर लड़ रही है और जीत रही है। यह इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आपको बता रहा है। जल्दी से वीआईपी की पहली वीआईपी सीट कोटा की है, जहां से चुनाव लड़ेंगे स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और ओम बिरला अपना चुनाव जीत रहे हैं राजस्थान में। यह इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है। एक किस्म से ओम बिरला और कोटा ये भी पर्यायवाची से बन गए। समीर जी, नहीं, पूरा कोटा को हाँ, निश्चित रूप से कोटा क्षेत्र पे बहुत अच्छा काम किया ओम बिरला ने अंदर वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। इसके पहले रघुवीर साहब भी वहां से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। संघ का बहुत जमीन स्तर पर पूरे राजस्थान में काम है और कोटा में खास तौर से संघ ने बहुत लंबा समय से काम किया था। संघ का जो पहला कार्यालय राजस्थान के अंदर खुला था वो सीकर और कोटा के अंदर ही खुला था, तो संघ का भी एक गढ़ रहा है कोटा। तो मुझे लग रहा है कोटा जीतने में कोई दिक्कत। अगली सीट जोधपुर की सीट है। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत उनका घर है, उनका गढ़ है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहीं से आते हैं, केंद्रीय मंत्री, और गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ रहे हैं यहां से और अपना चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट पर पहुंचूंगा मैं। राजस्थान की चूरू सीट है। चूरू की सीट दिलचस्प इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहां से मौजूदा बीजेपी के जो सांसद है राहुल कास्मा, उनको उतारा है यहां से, और देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अब बीजेपी का सिटिंग एमपी है, कांग्रेस में चला गया, लेकिन चुनाव हो इस वक्त तो बीजेपी फिर जीतेगी। मतलब राहुल कस्बा के जाने का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हो रहा। देखिए, जब हम लोग सर्वे करे तो उसमें पहले भी क्लियर किया था, लगभग बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंट में पिछली बार भी देखिए लगभग बहुत बड़ी अंतर से बीजेपी जीती थी, और इस बार भी बहुत बड़ी अंतर से बीजेपी जीती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहाँ हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। असेंबली में जरूर बीजेपी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसका शायद श्रेय इन्हीं को जाता है, जो सिटिंग एमपी राहुल कास्बा थे। शायद इन्हीं वजह से इनका टिकट भी काटा गया और ये कांग्रेस में चले। राजस्थान की अगली वीआईपी सीट जालौर की सीट है। बीजेपी के लुम्बा राम चौधरी, इनकी टक्कर कांग्रेस पार्टी के वैभव गहलोत से। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लुम्बा राम चौधरी अपना चुनाव निकाल लेंगे, ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है। वैभव गहलोत की हार होगी। देखिए, चूरू और जालौर, इन दोनों सीटों को ध्यान से देखिए। चूरू से राहुल कस्बा का टिकट कटता हो, कांग्रेस में चले जाते हैं, अभी भी हारेंगे क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपियन है, जो सेंटिमेंट है वो उनके पक्ष में है। यहां लुम्बाराम चौधरी को जिनका टिकट काट के मिला वो बधाई देते हैं और कहते हैं कि यही तरीका है, हमारे कार्यकर्ता आगे जाएं। और लुम्बाराम चौधरी बहुत जमीनी व्यक्ति, साइकिल से चलने वाले व्यक्ति, जिला पंचायत के सदस्य रहे,
तो एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के साथ कैसे चलती है और वो कैडर कैसे उसको कहें कि प्रतिक्रिया उसकी कैसी होती है, ये इन 2 सीटों से उदाहरण के तौर पर भी समझा जा सकता है। आइए अब बढ़ेंगे हम महाराष्ट्र की ओर। सुधीर जी, महाराष्ट्र के सर्वे पर आ रहा हूं। पहले जरा हम देख लें महाराष्ट्र की 48 सीटों पर ओपिनियन पोल हमारा क्या कह रहा है। पिछली बार इन 48 में से 41 सीटें एनडीए के पास थीं जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ होते थे, लेकिन अब ये संख्या घट रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे कह रहा है कि एनडीए पिछली बार की 41 सीटों से घटकर 35 पर आ सकता है। मैं पहली सीट का जिक्र कर दूं, उसके बाद सुधीर सूर्यवंशी की राय हम इस पर लेंगे। नागपुर की सीट, नितिन गडकरी यहां से केंद्रीय मंत्री एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सीट जीत रहे हैं नितिन गडकरी, लेकिन ओवरऑल एनडीए की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। सुधीर जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे आपने जिक्र किया, नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशन थे, लेकिन फाइनली जो बीजेपी की सेकंड लिस्ट आई और महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट लिस्ट आई, उनमें उनका नाम आया। तो गडकरी ऐसे नेता हैं, उनके अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी, अक्रॉस द रिलीजन चाहने वाले और वोट करने वाले लोग हैं। मैं खुद उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमा हूँ, काफ़ी लोगों से बात किया है, तो लोगों का दिल में उनकी एक अलग छवि है। वो छवि की वजह से मुझे नहीं लगता उनको चुनने में कोई दिक्कत है। ये पहली बात है। गडकरी जी जीत रहे, लेकिन दूसरी चीज़ है कि एनडीए का जो टैली है 2014 और 2019 में थी, वो टैली घट के 35 तक आ रही है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में है कि ये 35 पर आना होने वाला है। या आपको लगता है और नीचे जाएगी? अलायंस पार्टनर है वो काफ़ी वीक है। 35 से सहमत हैं? देखो, मुझे लगता है कि जैसे नहीं, मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र में, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरीके से चल रही है। यहाँ पे नेशनल इश्यूज के बराबर लोकल जो प्रादेशिक अस्मिता है और गुजराती बना मराठी, और जो काफ़ी जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद में, शरद पवार की पार्टी टूटने के बाद में एक बहुत बड़बक्कम जिसे हम कहते हैं, एक सिंपति उद्धव ठाकरे के साथ में, वो सिंपति मुझे लगता है बहुत बड़ी मायने में रोल प्ले करेगी। जी ठीक। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी 2014 और 2019 में जो सीटें लाई थी, उनमें शिवसेना का यानी कि उद्धव ठाकरे का काफी बड़ा योगदान था। मेरे ख्याल से 23% तक वोट शेयर उनका था, बीजेपी का वोट शेयर के बिल्कुल आसपास था। इसलिए शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे और ठाकरे यानी कि उद्धव शिवसेना, ये समीकरण है। अभी उनके साथ में पहली बार मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी माइनस ठाकरे और समय कम है। सुधीर जी, आप बात सही है, इम्तिहान पहली बार हो रहा है सारे दलों का ये पार्टियां टूटने के बाद। मैं अगली सीट पर चलूं, महाराष्ट्र की। बस एक और हम बड़ी सीट की बात करेंगे। पीयूष गोयल, मुंबई नॉर्थ से उतारा है इनको, राज्यसभा से आते हैं। अभी फिलहाल ये पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सर्वे कह रहा है मुंबई नॉर्थ भाजपा जीतेगी। पीयूष गोयल नहीं, मुझे लगता है कि इस सीट पर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि गोपाल शेट्टी भी बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बढ़िया उनका प्रभाव था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका होता है, उन्होंने गोपाल शेट्टी को रिप्लेस करके पीयूष गोयल को यहां से टिकट दिया है। मुझे नहीं लगता कि जीतने में कोई मुश्किल होने वाली है। जी ठीक है, मैं यूपी की ओर बढ़ रहा हूं। यूपी 80 सीटों वाला, और भारतीय जनता पार्टी इन 80 में से 78 सीटें जीत सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलती हैं, बसपा को 1 भी सीट नहीं, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं। मतलब कांग्रेस रायबरेली अमेठी दोनों हार रही है और समाजवादी 5 से घटकर 2 पर आ रही है, बीजेपी 10 से घटकर 0 पर आ रही है। मैं बात अमेठी से शुरुआत करूंगा। स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, और सर्वे कह रहा है स्मृति ईरानी एक बार फिर राहुल गांधी को हराएंगी अगर वो अमेठी से लड़ेंगे। नहीं, सर्वे कहे कि अमेठी की जनता कहे, सर्वे कहे न कहे, अरे भाई, जो आदमी वहां की सीट रहते भाग खड़ा हुआ वायनाड, और जो महिला कोई लेना देना नहीं अमेठी से जाके वहां अपना घर बना ले, तो किसको चुनेगा? और दूसरी बात ये, अमेठी को भले ही गांधी परिवार के नाते फर्स्ट फैमिली की सीट है वो माना गया, लेकिन काम तो अभी हो रहा है, वहां के लोगों को मिल तो अभी रहा है। कन्नौज, सुब्रत पाठक के सामने कौन होगा अभी तय नहीं है, लेकिन ये भी यादव परिवार के घर का इलाका है। घर का इलाका है, कठिन सीट है। सुब्रत पाठक बहुत मेहनत करके जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे, लेकिन कुल मिला के उनके लिए इतनी राह आसान नहीं, लड़ाई मजबूत होगी। गोरखपुर, रवि किशन बनाम समाजवादी पार्टी के काजल निषाद। रवि किशन अपना चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, अब ये बताइए, अब मठ में बाबा जी से कोई जीत पाएगा? जो भी रहेगा वो जीतेगा। रवि किशन तो बस कहने को प्रत्याशी हैं, योगी जी हैं वही जीतेंगे। वैसे तो गुजरात की, उत्तराखंड की, हिमाचल की बात भी हमको करनी थी, लेकिन समय आज कम पड़ गया है। लेकिन इन सारी राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी स्वीप कर रही है हमारे मुताबिक। इसमें केवल यूपी की 2 सीट छोड़ दें और महाराष्ट्र में नुकसान एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बता दीजिए कि टोटल
क्या टैली क्या रही है? नहीं, आप आज के राज्यों की बात कर रहे हैं? आज की राज्यों की मैं आज के राज्यों में यूपी 80 में 78, गुजरात 26 की 26, उत्तराखंड 5 की 5, हिमाचल 4 की 4, दिल्ली 7 की 7, कर्नाटक 28 में 22 सीटें भारतीय जनता हरियाणा पार्टी से जीतती हुई 10। दिखाई दे रही सौरभ है। सर, जो मेजर सौरभ जी। नुकसान है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अपने जी, लूज नहीं कर रही बहुत है। छोटा कमेंट समीर समीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सौरभ जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की 2 सूची आ चुकी है और अभी तक रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार घोषित नहीं किया। मुझे लगता है कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को अमेठी और रायबरेली पर समर्थन देने वाली, ऐसा लग रहा है मुझे कि वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आप वही कहते हैं ना, जब जो क्या है वो कहावत नहीं, है ना हमारे यहाँ, मैं एक कंगाली शेर में कह आटा देता गिरा तो हूँ, आप मजे चलिए, ले रहे हैं। शेर से अंत कर मेरे कच्चे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने उसके सर से रास्ते बना लिए। बहुत शुक्रिया